तो ये है वर्णमाला का दूसरा वीडियो है और इसमें हम कंप्लीट करने वाले हैं रविशंकर सर की पीडीएफ को। तो ये प्लुप्त स्वर है, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर के बाद तीसरा वैरायटी। और प्लुप्त स्वर बेसिकली वही स्वर होते हैं जिनमें ज़्यादा टाइम लगता है बोलने में, जैसे कि ओम, राम, इस प्रकार के उदाहरण प्लुप्त स्वर माने जाते हैं। मात्रा के आधार पर दो प्रकार से बांट सकते हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। जिनमें एक सिंगल मात्रा होती है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं, और जिनमें डबल मात्रा होती है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। उच्चारण के आधार पे या ओष्ठ के आधार पे दो प्रकार के होते हैं, आवृतमुखी और वेतमुखी स्वर। तो आवृतमुखी होता है जो गोलाकार, जिनको बोलने से मुख ओंठ गोलाकार नहीं बनते हैं, सिंपल सी बात है, तो उन्हें आवृतमुखी कहते हैं। और उनका जो उदाहरण है वो छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, ए, आई, इस प्रकार से छः होते हैं। और वृद्धमुखी क्या होते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में होंठ गोलाकार अथवा वृद्धमुखी होते हैं, जैसे छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और औ। बहुत आसान है। ऊ और बड़ा ऊ, ओ और औ अपने आप में आप बोल के भी देखेंगे तो ओ अपना जो ओंठ होता है वो गोलाकार बन जाता है। तो ये चार है, बाकी आवृतमुखी हैं। लेकिन कठिन कहाँ होते हैं? मुख खुलने के आधार पर थोड़े कठिन हो जाते हैं, है ना। मुख खुलने के आधार पे चार प्रकार के हो जाते हैं। ओंठ के आधार पे भी दो प्रकार के, पर मुख खुलने के आधार पे चार प्रकार से हैं। तो यहाँ संवृत मुखी देखते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख बंद रहता है उन्हें संवृत स्वर कहते हैं। तो जैसा इनमें एग्जाम्पल है, छोटा ई, बड़ा ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। इसको हम याद रख सकते हैं उई से। उई यहाँ पर एक ट्रिक काम करेगी, उई, जिसमें हम छोटा ऊ के सारे वर्णों को ले लेंगे और ई के सारे वर्णों को ले लेंगे। अर्ध संवृत स्वर, जिन संवृत स्वरों के उच्चारण में मुख संवृत की स्थिति से थोड़ा खुलता है उन्हें अर्ध संवृत स्वर कहते हैं। तो इनको ओए बोलते हैं, है ना। ओए के आधार पर हम बोल सकते हैं। हम ध्यान रखना है कि इसमें सारे वर्णों को नहीं लेना है, ओ का छोटा ओ लेना है और ए का भी छोटा ए लेना है। तो ये अर्ध संवृत स्वर हो जाएंगे। विवत स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख सबसे अधिक खुलता है उन्हें विवत स्वर कहते हैं। इसमें केवल आ है, आ। अर्धविवत स्वर, तो जिन स्वरों के उच्चारण में विवत स्वर की स्थिति से थोड़ा सा मुख खुलता है तो उन्हें विवत स्वर कहते हैं। जिनमें हम छोटा आ, ए, आए और औ ले लेंगे। तो सबसे पहले हमने समृद्ध देखा था। समृद्ध में समृद्ध स्वर देखा, फिर अर्ध समृद्ध स्वर देखा, फिर विवत देखा, फिर अर्धविवत देखा। तो समृद्ध में केवल आपकी जो एक ट्रिक काम करती है वो वही काम करती है। फिर अर्ध समृद्ध में वही काम करते हैं। फिर विवर्त में आ काम करता है। फिर अर्धविवर्त में आव काम करता है। तो आप पता है कैसे याद कर सकते हैं? आप मानिए कि आप कहीं घूमने गए और आपको कांटा लग गया, तो आपकी आवाज़ आए उई। आपको क्रम जरूर याद रखना है कि समृद्ध स्वर, अर्ध समृद्ध स्वर, विवर्त स्वर और अर्धविवर्त स्वर। तो आपको कांटा लगा उई, फिर आपका दोस्त बगल में खड़ा था, उसने कहा ओए सुन ले थोड़ा, उई कांटा लगा ओए। फिर आपको आप बोलेंगे आ, इधर आ, है ना। तो उससे आप बोलेंगे ए, तो वहाँ पर आपकी सारी आवाज़ ए ओ औ, मतलब कुल मिला के आप लास्ट में इतना याद रख सकते हैं, बाकी बच जाएंगे। तो आपको सबसे पहले कांटा लगेगा उई, ओए, आ। तो इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं, पर आपको क्रम याद रखना पड़ेगा। तो कुछ कठिन नहीं है, आसान है। अब यहाँ पर है अर्धस्वर क्या क्या माने गए हैं। देखो यहाँ पर कुछ वर्ड हैं, जैसे अर्धस्वर या और वाह माना गया है। थोड़ा लगता है अपने आप में डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार संघर्ष ही नहीं। प्राकृतिक स्वर क्या है? तो प्राकृतिक स्वर छोटा आ है, छोटा ई है, छोटा ऊ है। कांठ स्वर क्या है? छोटा आ और बड़ा आ कांठ स्वर है। तालुक स्वर क्या है? छोटा ई और बड़ा ई। मूर्धन्य स्वर क्या है? जी है। ओष्ठ स्वर क्या है? छोटा ऊ और बड़ा ऊ। कंठ ओष्ठ क्या है? ओ और औ है। कंठ तालु ए और ए है। ये बहुत आसान है, इसको आप आसानी से सीख सकते हैं। क्योंकि जो ए का, जैसे मान लीजिए हम इसकी बात करते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि छोटा आ कंठ स्वर है और ई तालु स्वर है। अब आ और ई मिलके क्या बनेंगे? ए बनेंगे। तो क्या हो जाएंगे? कंठ तालु हो जाएंगे। तो इस प्रकार से इनका निर्माण हुआ है। जैसे ए का निर्माण किससे हुआ है? ये छोटा आ और छोटी ई का मिलकर किसका निर्माण हुआ है? छोटा आ और बड़ी ई से आय का निर्माण हुआ है। तो ये याद रख सकते हैं आप, कंठ और तालु।
तो ये ओष्ठ के आधार पे हमने देखी आज, तो इसको आप याद रखेंगे।